नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। तो ये जो चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का जो है दूसरा अध्याय है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मानव जो होता है वो संसाधन के रूप में किस प्रकार जो है व्याख्यायित होता है। जैसा कि हम लोग संसाधन जो 6-7 क्लास की ज्योग्राफी की बुक हम लोगों ने कवर किया तो उसमें देखा था, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो हम सभी देख रहे हैं इसमें संसाधन के रूप में लोग। ये जो मूलतः होता है संसाधन के रूप में लोगों के बारे में कि ये जनसंख्या में किस प्रकार जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, ये अपना दायित्व किस प्रकार निभाते हैं, ये किसी संपत्ति को बना सकते हैं या जो संपत्ति होती है वो समाप्त हो सकती है, वो किस प्रकार जो है एक मानव उसके केंद्र में होता है, उसके बारे में इस अध्याय में जो है चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें जो हम लोग पिछले दिनों देखे थे जब चर्चाएं हो रही थी, जो पहला हमारा अध्याय था क्रियाकलापों के संदर्भ में, तो उसमें एक आया था मानव पूंजी। तो ये जो मानव पूंजी होता है वो क्या होता है? ये मानव पूंजी जो है एक केवल शरीर मात्र ना होकर ये उसके साथ साथ जो मानव के ज्ञान कौशल और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त उनकी जो अभिलक्षण शक्तियाँ होती हैं उसके संदर्भ में बात की गई है। जैसे अगर कोई मनुष्य उसने शिक्षा ग्रहण की है, किसी चीज़ का प्रशिक्षण लिया है या उसको जो है चिकित्सा में निवेश किया गया है, तो वो मानव पूंजी का जो है निर्माण करता है, मानव पूंजी उसके अंतर्गत समाहित होती है। वही मानव पूंजी को अगर हम देखें शाब्दिक अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो भी कौशल होता है, हमारा स्किल होता है या उसके अंतर्गत जो उत्पादन का ज्ञान होता है। मान लें कि कोई मिट्टी है, अगर उस मिट्टी से दीप बना लिया या ग्लास बना लिया या कटोरी बनाया या कुछ भी उससे जो है एक उपयोगी चीज़ बना लिया, तो ये जो है हमारी उत्पादन का जो ज्ञान है वो मानव पूंजी के अंतर्गत होगा। ठीक है, ये एक उदाहरण के रूप में हमने देखा। अब हम देखते हैं कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे हो सकता है। तो जो उपरोक्त बातें हमने करी हैं कि मानव में जो है अगर हम कौशल विकास करते हैं, उसका जो है ज्ञान का संवर्धन करते हैं, तो जो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे जो निर्माण होता है, जैसे कि अगर शिक्षा में निवेश किया हमने और कोई जन जो है शिक्षक बन गए, कोई जन वैज्ञानिक बन गए या कोई दर्जी के रूप में हम लोग देखते हैं, इंजीनियर के रूप में देखते हैं या डॉक्टर के रूप में देखते हैं, जैसा जिनका भी ज्ञान होता है, तो वो सभी जो होते हैं मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत शामिल होते हैं। आर्थिक क्रियाएं, ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये क्या होती हैं? ये वैसी क्रियाकलाप को हम लोग संदर्भित करते हैं जिसमें वस्तु या सेवाओं का जो है उत्पादन होता है, और ये उत्पादन केवल हमारे एक व्यक्तिगत रूप में नहीं अपितु जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होता है, उस राष्ट्रीय आय में अगर हमारी हिस्सेदारी होती है तो वो आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में जो है संदर्भित होती है, जानी जाती है। आर्थिक क्रियाकलापों में भी जो है इसमें 3 प्रकार जो हम लोगों ने पहले देखा था मूलतः होते हैं। इसमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएँ होती हैं और तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप होती हैं। प्राथमिक के अंतर्गत जो है ये हमारा नेचर से, यानी हम प्रकृति के बहुत सानिध्य में होते हैं। इसमें कृषि हो सकता है, खनन हो सकता है या वानिकी वगैरह जो है मछली पालन, ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमने डायरेक्ट नेचर से ली और उसका उपयोग किया, तो ये जो है हमारा प्राथमिक के अंतर्गत आया। द्वितीयक में क्या है? विनिर्माण के अंतर्गत जो चीज़ें हमने जैसे ईख लिया उससे चीनी बना लिया या कॉटन लिया उससे कपड़े बना लिए। और तृतीयक के अंतर्गत जो है व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा, इसके अंतर्गत वैसी क्रियाएँ जो हमारी प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को जो है विस्तार देती है, जो और बढ़ाती है। तो इसमें जो है ज्ञान संवर्धन बहुत अधिक होता है तृतीयक क्रियाकलापों में, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के रूप में देखते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये मूलतः 2 प्रकार से जो है बताई गई हैं। एक होता है कि बाजार क्रियाएं, दूसरी होती हैं गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं के अंतर्गत जो है जिन चीज़ों का मूल्य हम बाजार में पा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें वेतन मिल सकता है या कुछ जो है हम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो उसके लिए जो है हमें श्रम का भुगतान किया जा सकता है, जैसे कि हमें पैसों के रूप में मिल सकता है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं जैसे सरकारी सेवा के अंतर्गत हो सकता है, वस्तु उत्पादन हो सकता है या सेवाएं कोई भी इस प्रकार से दी जाती हैं और जिसके बदले में हमें मूल्य मिलता है। ठीक है, वहीं गैर बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं कि उपभोक्ता अपने के लिए उत्पादन करता है। जैसे अगर जो कुछ भी चीज़ें हमने बाजार में नहीं अपने स्वयं के लिए कि जैसे हमने खुद में घर के लिए जो खाना बनाया, तो इस क्रिया के लिए हमें बदले में पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये गैर बाजार की क्रियाएं हो जाती हैं और ये जो है अर्थव्यवस्था में कोई भी जो है मूल्यवर्धन नहीं करती हैं। तो इसीलिए इसे जो है हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप में जो है अगर आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में देखें तो इससे मूल्य हमें मिल नहीं पाता, तो नहीं रखा जाता। जैसे कि हमने प्राथमिक उत्पाद का उपभोग किया, ठीक है, जैसे स्वयं का खाना बनाकर खा लिया या कोई भी चीज़ प्रसंस्करण किया या जो हमारी अचल संपत्तियां हैं वो हमारे लिए हैं, तो उनका जो है कुछ अगर उस चीज़ का हमने कुछ उपयोग नहीं किया, उससे कुछ जो है लाभ नहीं कमाया, तो वो जो है गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं कि जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या होनी केवल पर्याप्त नहीं है, अपितु इसमें जो है गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जैसे कि उसमें साक्षरता दर जो है वो होनी चाहिए कि साक्षरता कितनी अधिक है, क्योंकि जो भी जनसंख्या हमारे पास है उस जनसंख्या में जो है स्किल का होना बहुत आवश्यक है। उसके अंतर्गत जो है कुशलता होनी चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जो है हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर उसके अंतर्गत जो है शिक्षा का अच्छा सा समावेश मिलेगा तो वो जनसंख्या जो है हमारे लिए आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में जो है जानी जाएंगी। ठीक है, हमें उनसे जो है लाभ मिलेगा, एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक समाज के स्तर पर, और जो तीसरा है राष्ट्र के स्तर पर। तो ये जो आर्थिक क्रियाओं का जो जटिल जाल होता है उसमें एक संसाधन के रूप में मनुष्य यहाँ उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा जो है एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में जो है हम लोगों के समक्ष उपस्थित होती है, जिस शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षाओं के रूप में, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के रूप में जो है ज्ञान संवर्धन हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा है ये हम जब 1951 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से जो अब तक की स्थिति है, शिक्षा में हमने कितना खर्च किया और हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में जो है कुछ डेटा वगैरह है उसको देख लिया जाए। पहला है हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है शिक्षा पर कितना उस समय खर्च किया गया था। एक राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र की सरकार होती है वो कितना खर्च करती है, तो तत्कालीन समय में 155 करोड़ रुपए जो है खर्च हुए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये 1951 से 56 की बात है। और ये जो है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो है 2012 से पहले की बात है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें शिक्षा पर जो है 3766.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो देख सकते हैं कि समय के साथ साथ जो है हमने अपने शिक्षा पर जो है खर्च बढ़ाया है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में यदि शिक्षा व्यय की बात की जाए तो 1951-52 में 0.64% थी। वहीं जो है 2015-16 में 3% बजट का अनुमान दिया गया था, लेकिन जो अभी भी है अभी हम लोग 2.5% से लगभग 3% के बीच में ही अभी पूरे जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका खर्च कर रहे हैं। वहीं बात की जाए कि जो 1951 ईस्वी था हमारा, उस समय साक्षरता दर केवल 18% थी। पूरे भारत की जो है साक्षरता दर केवल 18% थी। वहीं वर्ष 2011 में यह जो है 74% की वृद्धि देखी गई। हालांकि इसमें और जो है सुधार की आवश्यकता है, जब तक अभी हमें दूसरा जो 2021 का तो हो नहीं पाया है कारण किसी कोरोना के कारणवश। तो अब देखें जो भी डेटा मिलेगा तो कुछ इसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। वर्ष 2011 में यदि हम करें कि पूरे भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो राज्यवार क्रम अगर हम देखते हैं तो राज्यों में केरल की स्थिति जो है सुदृढ़ प्रतीत होती है, जहाँ पर 94% जो जनसंख्या है वो साक्षर है। वहीं वर्ष 2011 में बिहार की जो स्थिति है वो निम्नतम स्तर को प्राप्त करती हुई देखने में मिलती है कि लगभग 62% जो जनसंख्या है वो साक्षर हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा कार्यक्रम है, क्या ये जो है इसके लिए और सरकार क्या क्या कदम जो है उठा रही है। जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो स्कूली बच्चे होंगे उनको 2010 तक जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान की पहल की गई है। इसके अतिरिक्त भी जो है प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य किया गया है। और सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, मिड डे मील जिसे अब जो है पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जानते हैं, और भी जो है छात्रवृत्ति या जो है ड्रेस के लिए या बच्चों को जो है स्कूल लाने के लिए बहुत सी जो है प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं और भी जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य केवल ऐसा नहीं होता है कि केवल हम बीमारियों से जो है वंचित रहें तो हम जो है स्वास्थ्य का कहलाएगा, बल्कि इसके लिए हमें जो है सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी जो है वृद्धि होनी आवश्यक है, क्योंकि ये जो है हमें एक अच्छे मन के साथ जो है हमारे समाज में एक उपयोगिता सिद्ध करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, और प्राथमिक स्वास्थ्य, द्वितीयक स्वास्थ्य और तृतीयक स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है निदानीय या और भी जो प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं वो भारत में क्रमिक रूप से 1951 से 2011 के अंतर्गत जो है वृद्धि देखने को मिली है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जीवन प्रत्याशा में किस प्रकार जो है वृद्धि हुई है, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन सब में भी जो है अब हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है और हम सभी जो है इसमें क्रमिक रूप से जो है कमी कर रहे हैं। तो ये सभी जो है जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में तब्दील करने की जो कवायद शुरू की गई है उसे हम लोग जो है उच्चतर स्तर पर पहुंचाने के क्रम में बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी संदर्भ में जो एक शब्द हमेशा हमारे दिमाग में आता है वो है बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस स्थिति को संदर्भित करती है जब प्रचलित मजदूरी पर, जो कोई भी मजदूरी दिया गया हो उस पर काम करने के लिए लोग तो इच्छुक होते हैं किंतु उनको रोजगार मिल नहीं पाता है। तो ये जो है स्थिति बेरोजगारी को बताती है।
और ये जो बेरोज़गारी होता है इसमें ऐसा नहीं कि हम सभी व्यक्ति को ले लेंगे, जो बचपन से लेकर जो है जो बूढ़े लोग होते हैं उनको इसमें शामिल करेंगे, अपितु इसके लिए भी एक क्रम निर्धारित किया गया है कि जो कार्यशील आबादी होगी, जैसे कि 15 से 59 वर्ष जो हमारा दिया गया है, तो ये जो समय होता है इसी के अंतर्गत जो लोग होंगे बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी में भी बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, नगरीय या शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ये किसी एक खास मौसम के संदर्भ में जो है बेरोजगारी को बताती है। जैसे यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में कृषि का समय जो है कुछ निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि खरीफ, रबी और जायद। इन 3 समय के बीच में जो है पूरे समय लोग खेती में जो है संलग्न नहीं होते हैं, कुछ उनके लिए जो है समय बचता है। तो उस समय की जो स्थिति होती है तो वहाँ पर वो जो है बेरोजगार स्वयं को पाते हैं। तो ये जो है मौसमी बेरोजगारी के संदर्भ में होती है। नगरीय या शहरी बेरोजगारी जो है ये हमें आजकल जो मिलती है शहरों में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, खासकर अगर हम बात करें शिक्षित बेरोजगारी की, तो वो बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। एक इसी बुक में एक डेटा के अनुसार बताया गया है कि जो मैट्रिक में जो बेरोजगारी है उससे कहीं अधिक बेरोजगारी जो है ग्रेजुएशन स्तर पर बेरोजगारी और देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण बेरोजगारी की, तो ये गाँव में जो होने वाली बेरोजगारी है उसमें जो है अवसर में कमी के बारे में जो बताया जा रहा है, वहाँ पर जो है जिस प्रकार रोजगार के अवसर में कमी हमें देखने को मिलती है, तो ये बेरोजगारी का एक प्रकार होता है। वहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि मान लें किसी कार्य करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता है और वहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 2 लोग काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त 1 लोग जो काम कर रहे हैं, तो वो जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, और ये खासकर जो है कृषि के क्षेत्रों में जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। काम 2 लोगों का रहता है लेकिन कर रहे होते हैं 4 लोग, 5 लोग, इतने ऐसे जो है हमें देखने को मिलता है। अब जो है ये हम देखें कि बेरोजगारी में जो है सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, तो चूँकि हम जानते हैं भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है रोजगार भी हमें कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहाँ पर चूँकि जो लोग होते हैं ज़्यादा लगे हुए रहते हैं और उनसे अपना जो है कार्य करते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम देखें तो छोटे पैमाने पर, जैसे कि कुटीर उद्योग के रूप में या जो है लघु उद्योग के रूप में जो है इनको सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होता है। वहीं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है उच्च स्तर के कार्य, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है इनको कार्य किया जाता है। वहीं इसके अंतर्गत आजकल जो है और भी तरह के जैसे परिवहन और भी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हो गई हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।